हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है नेक्स्ट वीडियो आर ओ एडवोकेट जनरल के पेपर का जो सिलेबस है लीगल हिस्ट्री का, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं, अपलोड हैं वो यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले उन पांचों वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप ये देखिए। तो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये चैप्टर 2 चल रहा है। तो अभी हम इसमें भी 2-3 वीडियोस बना चुके हैं इसकी, तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद आप इस पर आइएगा, जिससे कि आपका सीक्वेंस में कंटिन्यूएशन में आप देख पाएँ। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है यहाँ पे और जो लोग वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट का, उसको जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि जैसे रोजाना जो करंट अफेयर्स की जो भी अपडेट्स होती हैं या और भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्री पिक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जो भी मुझे शेयर करना होता है, मैं उसी पर, या डेली मेंस आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो सभी मैं उसी पर शेयर करता हूँ। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आर ओ एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लें 23 जनवरी से पहले, तो वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 8 टेस्ट्स हैं वो, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। कई स्टूडेंट्स ने उसको अवेल कर रखा है, कई सारे स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको टेस्ट सीरीज़ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए लीगल हिस्ट्री की, लीगल ग्लॉसरी और वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो जो स्टूडेंट्स सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी नॉमिनल फ़ी देके पीडीएफ्स ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो या आपको पीडीएफ्स लेनी हो, आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सूटेबल हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि एक बार आप अपनी परफॉर्मेंस को जरूर इवैल्यूएट करें एग्जाम में जाने से पहले। चाहे यहाँ पे मेरे से आप टेस्ट सीरीज़ लें, चाहे किसी से लें, कहीं से क्वेश्चन लगाएं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन आप जज कर पाएँ कि कहाँ पे कमी है। क्योंकि अभी भी हमारे पास 20-22-23 दिन हैं, है ना। तो 23 डेज़ से भी ज़्यादा भी हमारे पास है, 25 डेज़ के आसपास है हमारे पास। तो हम उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड से। तो देखिए, फेडरल कोड बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, है ना। 1935 में फेडरल कोड का प्रोविजन आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू दैट ऑफ फेडरल टाइप। यानी यूनिटरी से जो फेडरल टाइप में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हुआ। देखिए, यूनिटरी का मतलब होता है जो आप कह सकते हैं कि एकात्मकता, है ना, यानी कि जो सिंगल पर्सन के पास सारी पावर है। और जो फेडरल हो गया, फेडरल का मतलब हो गया संघ, यानी कि एक यूनियन के पास पावर होगी। हालांकि यूनियन में भी डिफरेंस है, यूनियन में और फेडरेशन में भी डिफरेंस होता है। एक फेडरेशन का मतलब हो गया कि वहाँ पर जो स्टेट्स होंगे, प्रोविंसेस होंगे और जो सेंटर होगा, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही पीसफुल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसी तभी हम उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस रिक्वायर्ड द बैलेंस टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। तो यानी कि प्रोविंसेस में और सेंटर में, जो भी मैं कह रहा था आपसे, कि प्रोविंसेस में और सेंटर में एक बैलेंस बनना चाहिए, जिससे कि डिस्प्यूट्स अरेज ना हो, विच वुड हैव अराइजन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द फेडरेशन। यानी कि जो डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, उनमें, और जो फेडरल यानी कि जो केंद्र सरकार है, उन दोनों में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। इसीलिए एक फेडरेशन बनती है। मतलब एक फेडरेशन को इसलिए बनाया जाता है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, जिससे कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने कुछ ऐसा ही काम करने की कोशिश की थी। द सिस्टम ऑफ फेडरेशन क्लियरली डिमांडेड दैट द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोड, तो एक फेडरल कोड भी बनाया गया, विच वुड हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट्स एज वेल एज द प्रोविंसेस। तो फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जुरिस्डिक्शन था, वो स्टेट के ऊपर भी था और प्रोविंसेस के ऊपर भी था। देखिए, स्टेट्स और प्रोविंसेस में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। स्टेट्स हैं वो जगह जो ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, जैसे कि बंगाल, है ना, या मद्रास या बॉम्बे। और प्रोविंसेस वो हैं जो अभी भी राजा महाराजाओं के अंडर हैं, वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं है। द ओरिजिनल jurisdiction was confined to disputes between units of the dominion or between the dominion and any of the units। देखिए, ओरिजिनल jurisdiction का मतलब ये होता है कि ओरिजिनली केस उन्हीं के पास आएगा, वो अपील होते होते नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का केस हुआ, या आप कह सकते हो कि एक सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल, तो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो ये केस कभी भी ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में सुना जाएगा। मैं प्रेजेंट स्थिति की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम में प्रेजेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो सिस्टम है, वो केस सीधे सीधे कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनेगा, आर्टिकल 131 के तहत। मतलब ये आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है, कि सुप्रीम कोर्ट पावर लेता है ये कॉन्स्टिट्यूशन से, कि जो भी केस होगा, अगर सेंटर में और स्टेट में या दो स्टेट्स में
कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सीधा सीधा जो सुनवाई करेगा उसकी, वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, मान के चलिए वो उस टाइम का फेडरल कोर्ट था। तो अगर कभी भी प्रोविंसेस के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा, तो वो डिस्प्यूट यानी कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो असली, जो ओरिजिनल वहाँ पे जो मूल क्षेत्राधिकार है, वो किसके पास रहेगा? फेडरल कोर्ट के पास रहेगा। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो था वो कन्फाइन था डिस्प्यूट्स पे। किसका डिस्प्यूट होगा? यूनिट्स ऑफ द डोमिनियन, यानी कि डोमिनियन के जो यूनिट्स हैं उनमें, और बिटवीन द डोमिनियन एंड एनी ऑफ द यूनिट्स, यानी कि डोमिनियन के बीच में यूनिट्स में लड़ाइयाँ हो गई, या यूनिट में डोमिनियन में लड़ाई हो गई। डोमिनियन का मतलब है यहाँ पे एक तरह से संघ राज्य, एक तरह से राज्य, यानी कि भारत एज अ कंट्री, और यूनिट्स हो गई अलग अलग जो छोटी छोटी प्रोविंसेस हैं, चाहे बंगाल प्रोविंस हो, मद्रास हो, बॉम्बे हो, कोई भी हो। द प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैड नो राइट टू स्यू एनी डोमिनियन बिफोर द फेडरल कोर्ट। तो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कोई हक नहीं था कि वो फेडरल कोर्ट के सामने किसी भी डोमिनियन को सू कर सके, यानी उन पर केस कर सके। द फेडरल कोर्ट ऑल्सो हैड एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है उसके पास, यानी कि हाई कोर्ट से कोई अगर अपील होके कोई केस जाता है तो वो भी जा सकता है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, यानी कि गवर्नर जनरल, उस टाइम पे गवर्नर जनरल को अगर कोई भी एडवाइस लेनी है तो वो फेडरल कोर्ट से एडवाइस ले सकता था। इट्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाज एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो चाहे वो सिविल मुद्दा हो, चाहे वो क्रिमिनल मुद्दा हो, केसेस हो, दोनों में अपीलेट जुरिस्डिक्शन चलती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल्स एंड जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का बिल्कुल सेम, जैसे उस टाइम पे फेडरल कोर्ट हुआ करता था, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी भारत का बिल्कुल सेम इस्टेब्लिश किया गया है, उसी प्रिंसिपल्स पे और उसी जुरिस्डिक्शन में। सेक्शन 200 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट एट न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट बात है। तो सेक्शन 200 जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 के, उसने फेडरल कोर्ट की स्थापना करी, और कहाँ पे करी? न्यू दिल्ली में करी। एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट वॉज एंटरटेन बाय द फेडरल कोर्ट। यानी कि कोई भी अपील आया, जजमेंट आया डिग्री से, फाइनल ऑर्डर से हाई कोर्ट की, तो एंटरटेन कौन करेगा? वो फेडरल कोर्ट करेगा। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन अकॉर्डेंस विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 और एनी अदर एक्ट ऑन लॉ। ये बिल्कुल सेम जिस तरह से आज की प्रेजेंट कंडीशन है, वही चीज़ आप कह सकते हो कि यह 1935 के एक्ट से ये चीज़ प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली गई है। तो मान लेते हैं हाई कोर्ट से कोई केस आता है तो फेडरल कोर्ट सुनेगा, या फिर कोई ऐसा केस है कि जहाँ पर एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू उठता है, या कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रोशनी डाले, उसको लॉ को इंटरप्रेट करें। जब भी लॉ को इंटरप्रेट करने की बात आएगी, यानी कि उसको व्याख्या करने की बात आएगी, उसकी इंटरप्रिटेशन करने की बात आएगी, तो फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एक्शन में आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे था, तो फेडरल कोर्ट यहाँ पे एक्शन में आ गया जब क्या करना था? जब इंटरप्रिटेशन करना होता था एक्ट का, चाहे वो 1935 का एक्ट हो, या कोई दूसरा एक्ट हो, या कोई दूसरा कानून हो। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। द फेडरल कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन देनी होती थी किसको? गवर्नर जनरल को। वेन एवर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब भी कोई एक ऐसा कानून का क्वेश्चन उठ जाता था, और अरोज और वॉज लाइकली टू अराइज विच वॉज ऑफ सच अ नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इट वॉज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल कोर्ट। यानी सेम चीज़ फेडरल कोर्ट की जगह अगर आप सुप्रीम कोर्ट कर देंगे तो प्रेजेंट कंडीशन में सही बैठेगा ये, कि गवर्नर जनरल फेडरल कोर्ट से एक एडवाइजरी ओपिनियन लेते थे किसी भी मुद्दे पे, अगर मान लेते हैं उसके अंदर पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा वो छुपा हुआ हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस उसके अंदर हो, या एक ऐसा नेचर का हो जिससे कि बहुत काम वहाँ पर हो सकता है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये चीज़ होती है। द कोर्ट आफ्टर सच हियरिंग रिपोर्टेड द मैटर टू द गवर्नर जनरल। तो कोर्ट जब सुनवाई करेगा उस पर, उसके बाद गवर्नर जनरल को उसकी रिपोर्ट देगा। अपील्स ऑन द डिसीजन और द फेडरल कोर्ट हैड टू बी टेकन अप विद द प्राइवी काउंसिल। यानी कि जो फेडरल कोर्ट के डिसीजंस थे, अगर उनकी अपील थी, अब वो मान लेते हैं आप कोई सुप्रीम, जैसे भारत में अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट है ना। अगर आपको कुछ जब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पार्डनिंग पावर चाहिए, यानी कि अगर आपको मौत की सज़ा सुना दी गई है, फांसी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, तो आप प्रेसिडेंट को जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं एक मर्सी प्ली लेके। लाइकवाइज अगर फेडरल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और आप उससे नाखुश हैं और आप चाहते हैं कि मैं इससे भी ऊपर जाऊं, तो आप कहाँ जा सकते थे? उस टाइम पे आप जा सकते थे प्राइवी काउंसिल के पास, जो कहाँ पे बैठता था? लंदन में बैठता था। विच रिमेन द फाइनल आर्बिटर ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। यानी कि फाइनली जो अगर जो आर्बिटर है वो कौन है? वो प्राइवी काउंसिल है जो लंदन में बैठता था। फेडरल कोर्ट फंक्शनड ओनली फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक ही फेडरल कोर्ट ने काम किया, और उसके बाद 1950 जनवरी 1950 में कौन बन गया? सुप्रीम कोर्ट बन गया। However, it left a considerable impact on the Indian legal system। बिल्कुल सही बात है, इंडियन लीगल सिस्टम पे फेडरल कोर्ट ने बहुत हेल्प की, बहुत अपना कंसिडरेबल इम्पैक्ट छोड़ा। ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस फेडरल कोर्ट डिसाइडेड 151 केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। तो फेडरल कोर्ट ने 12 सालों में कितने केसेस पे सुनवाई करी? 151 केसेस पे उस टाइम पे सुनवाई करी।
Some of these cases involved issues of critical importance to federalism, its own advisory jurisdiction, and in some cases issues such as preventive detention. तो preventive detention हुआ, वो जैसे कि जो preventive detention इस टाइम पे आर्टिकल 20 में आता है, चाहे उसकी बात हो या फेडरलिज्म के ऊपर की बात हो या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात हो, इन सब के ऊपर फेडरल कोर्ट ने काफ़ी अच्छे से सुनवाई करी और 151 केसेस जो हैं इसने अपने कार्यकाल में सुने। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दूसरे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 26 जनवरी 1950। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। द ट्रांजिशन फ्रॉम द फेडरल कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट वाज सीमलेस। तो ये होना ही था क्योंकि फेडरल कोर्ट जैसे थी लाइकवाइज सुप्रीम कोर्ट बन गई, कोई डिफरेंस नहीं रहा ज़्यादा। जस्टिस एच जे कानिया जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे भारत के। ये इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे भारत के? एच जे कानिया थे। इट इज़ often said that the Supreme Court of India exercises jurisdiction far greater than that of any comparable court in the world। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, वो दुनिया में किसी भी देश की जो कोर्ट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा है। द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज्ड अ सुप्रीम कोर्ट विद अ चीफ जस्टिस एंड 7 puny जजेस वाइल एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। यानी कि जब ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में प्ले में आया तो उस टाइम पे सुप्रीम ये परिकल्पना की गई थी, एनविसाज का मतलब होता है परिकल्पना की गई है, कि ऐसी परिकल्पना की गई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और साथ में 7 जूनियर जजेस होंगे, प्यूनी जजेस होंगे जो, और साथ ही साथ पार्लियामेंट को इसलिए भी एम्पावर किया गया, ये सशक्त किया गया, यानी कि ये ताकत दी गई पार्लियामेंट को कि वो समय समय पे जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। तो प्रेजेंट में जजेस की स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है? 34 हो चुकी है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ 34 है इस टाइम पे प्रेजेंट, और उसमें से 33 लोग जो हैं वो अपॉइंटेड हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस टू 12 बढ़ गए, 1956 में 14 हो गए, 18 हो गए, 26 हो गए। तो ऐसे संख्या जो है जजेस की बढ़ती रही। तो द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट वाज इंक्रीज टू 34, है ना, अब 34 हैं, बट प्रेजेंटली 33 जजेस ही अपॉइंटेड हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक सीट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में खाली है। जजेस जनरली सेट इन स्मॉलर बेंचेस ऑफ 2s और 3s, 2 या 3 की बेंच में बैठते हैं, एंड फॉर्म लार्जर बेंचेस ऑफ 5 और मोर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो। देखिए जो 5 की बेंच हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब 5 जजेस एक साथ बैठते हैं तो उसको कौन सी बेंच कहते हैं, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं क्या? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। When required to do so or to settle a difference of opinion or controversy, यानी जब कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई ओपिनियन में डिस्प्यूट हो तो उस टाइम पे जो बेंच बनती है वो 5 या 5 से ज़्यादा जजेस की बनती है। आप मुझे ये भी बताएंगे अब तक की सबसे बड़ी बेंच जो 13 जजेस की बनी थी वो किस केस में बनी थी? सबसे बड़ी बेंच जो 13 जजेस की बनी है वो किस केस में बनी थी? आप ये भी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये सब सवाल लीगल हिस्ट्री के सवाल बनते हैं और ये सब सवाल जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है इनकी, तो इसलिए इनको सीरियसली लीजिएगा प्लीज़। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ 3-fold जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का 3-fold जुरिस्डिक्शन है। कैसे कैसे जुरिस्डिक्शन है? एज अ फेडरल कोर्ट की तरह, फेडरल कोर्ट की तरह तो उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो भारत सरकार में और जो किसी राज्य सरकार है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, या 2 राज्य सरकारों में डिस्प्यूट होता है, या फिर ऐसे हो कि राज्य सरकारें, कई सारी राज्य सरकारें एक तरफ हो और भारत सरकार एक तरफ हो, इस तरह से भी केस हो सकता है। तो कैसे भी अगर जहाँ पे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्ले में आ जाएगा एक्शन में, और वहाँ पे वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसका यूज़ करेगा। तो एज अ फेडरल कोर्ट it has exclusive original jurisdiction in any dispute arising between the government of India and one or more states, between the government of India and any state, or states on one side और one or more states on the other, और between 2 or more states। यानी कि स्टेट्स हों, चाहे एक तरफ स्टेट्स हों, दूसरी तरफ राज्य, दूसरी तरफ सेंटर हो, दोनों तरफ स्टेट्स हों, एक तरफ कई सारे राज्य हों, एक तरफ सेंटर हो, किसी भी तरह का केस बनेगा वो सब सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। एज एन अपीलेट कोर्ट, अगर पहले तो ओरिजिनल की तरह हमने काम कर लिया फेडरल कोर्ट की तरह, यानी कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में अगर डिस्प्यूट होता है तो अपील कोर्ट की तरह से अगर हम देखें तो जो भी हाई कोर्ट के थ्रू अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो एज एन अपीलेट कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन हियर अपील्स फ्रॉम द स्टेट हाई कोर्ट्स ऑन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो जो भी मैटर होंगे उनसे जितनी भी अपील्स जाएंगी वो सब कहाँ पे जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो वेरी वाइड अपीलेट जुरिस्डिक्शन in as much as it has this discretion to grant special leave। तो ये आप पता करेंगे कि स्पेशल लीव क्या होता है। टू अपील अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। 136 के तहत हम स्पेशल लीव दे सकते हैं
किसी भी जजमेंट से, डिक्री से, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास्ड बाय और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कोई भी जजमेंट, कोई भी डिग्री या कोई भी सेंटेंस या ऑर्डर किसी भी केस में अगर किसी भी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने दिया है भारत की टेरिटरी के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्पेशल लीव दे सकता है। इन एडिशन द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अ नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी अपील्स, जो भी स्टैट्यूट की अपील्स होती हैं, संवैधानिक अपील्स होती हैं, प्रोवाइडेड अंडर सेपरेट लेजिस्लेशन, जो अलग अलग कानूनों के तहत दी गई हैं, उन पे बात कर सकता है, उन पे सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेशल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है मैटर्स पे, विच में स्पेसिफिकली रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट चाहें तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये ज़रूरी भी नहीं होता कि वो अपनी एडवाइस दे भी, है ना। इसके भी बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट वगैरह और प्रेसिडेंट का जो रोल है वो सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी डिस्कस पॉलिटी। फर्दरमोर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ कॉन्करेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट्स, जैसे कि आर्टिकल 32, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो कोई भी पर्सन डायरेक्टली चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 32 से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 से वो हाई कोर्ट जा सकता है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, उसको बढ़ा सकती है, घटाना तो नहीं है, बढ़ा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो पास एनी डिक्री और ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का ऑर्डर या फैसला सुना सकती है। आर्टिकल 141 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो भी लॉ डिक्लेयर होगा वो बाइंडिंग होगा, भारत के अंदर प्रेजेंट जितनी भी कोर्ट्स हैं उस पे सब पे लागू होगा। कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 के अंदर आता है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई भी कानून बनाया, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और वो कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ जा रहा है कहीं पर भी, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे सुओ मोटू यानी कि खुद से, और चाहे किसी की PIL पे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे सुनवाई कर सकता है, जनहित याचिका पे कोई सुनवाई कर सकता है, और उसको अगर वो पाता है कि ये जो कानून बनाया है ये कानून गलत है, तो वो उस कानून को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। इतनी ताकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। तो शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मोर इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज जुडिशियल रिव्यू द पावर टू स्ट्राइक डाउन और डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। चाहे वो लेजिस्लेटिव यानी कि जो हमारे सांसद होते हैं या विधायक होते हैं जो कानून बनाते हैं, चाहे उनके द्वारा बनाया हुआ कोई कानून हो, या एग्जीक्यूटिव का एक्शन हो। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और स्टेट परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, सिविल सर्वेंट भी आते हैं। उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। विच आर कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वॉयलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट उससे ब्रीच हो रहा है तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ही डिस्कस करके किया जाते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 गारंटीज द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पीच द जजेस इफ अ मोशन इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये गारंटी करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट इम्पीच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर ये पाया जाता है कि उसके मतलब अगर एक मोशन पास होता है दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजोरिटी से ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। देखिए दो ही चीज़ें, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकेपेसिटी हो, है ना। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो और इनकेपेसिटी हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को आप इम्पीच कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेंडर जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो एक जस्टिस करे, कानून यानी कि न्याय करे। किस तरह से? सामाजिक वे में, यानी कि सोशलिज्म के तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से। एंड टू एनफोर्स इक्वालिटी, वो समानता लेके आए, लिबर्टी लेके आए, डिग्निटी दे, एंड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी धाराएं हैं, आप कह सकते हैं कि जो भी एक तरह से
बहुत ही आइडियल हैं। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, सोशलिज्म के लिए। डेमोक्रेसी मतलब हो गया लोकतंत्र, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और दूसरी जो वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एंश्राइंड है। तो उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है, और वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा काम करती भी है। इन द हिस्टोरिक फंडामेंटल राइट्स केस, देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है, केशवचंद भारती केस 1973 का। यही वो केस है, मैंने अभी आपसे जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि केशवचंद भारती केस ही वो केस था 1973 का, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे। तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटा सकते आप, है ना। यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, 1970s के दौरान क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बीच में, उस टाइम की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उनके बीच में काफ़ी तनातनी हो रही थी। उस टाइम पे जजेस को भी सुपरसीड करके लगाया गया था। जो टॉप मोस्ट सीनियर जज थे वो उस टाइम पे हो सकता है शायद यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ थे, तो उनको सुपरसीड करके जो 4th नंबर के जज थे उनको चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। तो शुरू के जो 3 जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ेंगे उस टाइम की 1970s के दौरान की, आपको पता चलेगा उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में काफ़ी मतलब एक टेंशन वाला भरा माहौल चल रहा था। तो उस टाइम पे जब केशवचंद भारती केस हुआ 1973 में, तो एन पालखी वाला जो थे वो केस लड़ रहे थे यहाँ से केशवचंद भारती जी का। तो उस टाइम पे ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई कि संविधान का अपना एक मूलभूत ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, आप चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि उसमें फिर अलग अलग केसेस के दौरान बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। अगर कोई पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा ये पता चला है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हुआ, सेक्युलरिज्म हुआ, या ये सब चीज़ें जो हुई ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दी गई है। दिस डिसीजन मीन्स दैट इवन द सोवरन पावर टू चेंज और ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। यानी कि जो सोवरन पावर है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस के अंदर ही रह के वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट लाना है ना, वो जो भी चेंज करना है वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर दें। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल केस, ये एसआर बोम्मई केस हुआ 1994 का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी हम पढ़ेंगे, पॉलिटी का टॉपिक है ये, पॉलिटी में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट्स रूल केस हुआ, एसआर बोम्मई केस कहते हैं इसको। एसआर बोम्मई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे, उसका केस था ये, पढ़ेंगे इसको। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है सिर्फ लिमिटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की चैलेंजेस पे, बट वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू इंटरप्रेट द वैलिडिटी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये उस चीज़ के लिए भी इंटरप्रेट किया जाएगा कि लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की कितनी पावर है, उसके लिए भी ये आप कह सकते हो कि वैलिड रहेगा, यानी कि इंटरप्रेट किया जाएगा। ये एसआर बोम्मई केस 1994 से निकल के आया। हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक स्टेट के अंदर एपेक्स बॉडी होती हैं, और इस टाइम पे 25 हाई कोर्ट है भारत में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने हाई कोर्ट्स हैं इस टाइम भारत में, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और ये ध्यान रखने की वाली बात है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर हम इनको मिलाएंगे तो 36 होते हैं, यानी कि हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट नहीं है ना, हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट नहीं है। तो आप पता करेंगे किन किन स्टेट्स की हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, किसी स्टेट की हाई कोर्ट नहीं है या किस यूनियन टेरिटरी की हाई कोर्ट नहीं है, अगर नहीं है तो ये आप पता करेंगे। अपार्ट फ्रॉम रिट पिटिशंस, ये रह गया है, द बल्क ऑफ द वर्क ऑफ द हाई कोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स एंड रिट पिटिशंस। यानी कि जितना भी काम हाई कोर्ट के पास आता है, या तो वो जो अपील आती है लोअर कोर्ट से वहाँ से आता है, या कोई रिट लगती है, जैसे कि हम रिट्स लगा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, हम सीधे वहाँ जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम रिट पिटिशंस, एनी सिविल और क्रिमिनल केस विच डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू और एम्बिट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट ड्यू टू लैक ऑफ पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कैन बी हर्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। यानी कि मान लेते कोई ऐसा केस होता है, सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं सुन सकती उस स्टेट के, तो वो सीधा सीधा केस कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा। कुछ और मैटर्स होते हैं या इश्यूज़ होते हैं, वो भी हाई कोर्ट पे जाएंगे एज पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। यानी हाई कोर्ट का भी अपना एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, उसके तहत भी कुछ केसेस उसके पास सीधे जा सकते हैं। इफ़ द लॉ लेड डाउन बाय द लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स टू दैट इफेक्ट, यानी कि अगर उस राज्य की सरकार ने ऐसा कोई कानून बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी लॉ है, एग्जाम्पल भी दे दिया आपको कि जो कंपनी लॉ है वो केसेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है।
नेक्स्ट बात आती है कि लीगल प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ कि भारत का में जो लीगल प्रोफेशन है, तो हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रोफेशन भारत में वो 1672 में शुरू होता है, जब पहले ब्रिटिश कोर्ट जो था बॉम्बे में बाय गवर्नर ऑनगियर। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट इन बॉम्बे। पहले ब्रिटिश कोर्ट जो बॉम्बे में बना 1672 में बाय गवर्नर ऑनगियर। द एडमिशन ऑफ अटॉर्नीज वॉज प्लेस्ड इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल। तो यानी कि जो अटॉर्नीज का एडमिशन था वो किसके हाथ में दिया गया, गवर्नर इन काउंसिल के, और कोर्ट के हाथ में वो नहीं दिया गया। प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेयर्स कोर्ट, तो मेयर्स कोर्ट बनी थी 1726 के एक्ट से, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, मद्रास में और कलकत्ता में कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर नहीं था। यानी कि जब तक मेयर कोर्ट नहीं बनी थी उससे पहले भारत में कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर नहीं था, यानी कि लॉयर जैसी कोई भी पदवी नहीं हुआ करती थी। Enactment of the Legal Practitioners Act of 1846 opened up the profession regardless of nationality और religion। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को ध्यान रखिएगा। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1846 के बाद ये सबके लिए खोल दिया गया कि कोई भी पर्सन एडवोकेसी यानी कि बैरिस्टर बन सकता है ना। नेशनैलिटी से या रिलीजन से मतलब नहीं है, जो भी पढ़ सकता है वो बैरिस्टर बन सकता है। ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1846 के तहत आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार। फिर एडवोकेट्स एक्ट आया 1961 में, ये भारत के आज़ाद होने के बाद आया। गवर्न्स द लीगल प्रोफेशन इंडिया, तो भारत में आज इस टाइम पे जो लीगल प्रोफेशन को गवर्न करता है एडवोकेट्स एक्ट 1961 करता है। अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ओनली एडवोकेट्स एनरोल्ड इन इंडिया, जो भारत में एनरोल्ड हैं और स्टेट के किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में एनरोल्ड हैं, वो ही इस प्रोफेशन को लीगली चला सकते हैं। लॉयर के प्रोफेशन को किसी को कुछ अगर सजेस्ट करना है, एडवोकेसी करनी है तो एडवोकेसी कर सकते हैं, और अगर केसेस लड़ने हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो केस लड़ सकते हैं। बट ऑल्सो ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, एडवाइजिंग क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट्स को एडवाइस करना हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, कैरिंग आउट कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड ट्रांजैक्शंस। द एडवोकेट्स एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स, दो तरह के एडवोकेट होते हैं, एक सीनियर एडवोकेट्स होते हैं और एक एडवोकेट्स होते हैं। सिर्फ सीनियर एडवोकेट जो होते हैं उनको डेजिग्नेट करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जो होता है, उनकी जो नॉलेज है, काबिलियत है किसी पर्सन की, उस बेसिस पे उसको सीनियर एडवोकेट की पदवी दी जाती है। अ सीनियर एडवोकेट कैन नॉट फाइल वकालतनामा, है ना, वो वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने भारत में। इन ऑर्डर टू फाइल एन अपीयरेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वन मस्ट बी एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये सब क्या होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बाकी ये डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ लीगल हिस्ट्री का पार्ट ना होगा, ये बेसिकली पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी पढ़ना ज़रूरी है। हमें थोड़ा थोड़ा इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आप जब जाएँ तो आपको ये पहली बार सुनाई दे। तो हावेवर इन ऑर्डर टू फाइल एन अपीयरेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कि एक वकील को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सुनवाई किसी केस की कर सकता है। टू बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है विद एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसको आपको कंप्लीट करना होगा और उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे, उसको पास करना होगा, तब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनेंगे। एज एट द फेडरल लेवल, जो बार काउंसिल है भारत की, वो परफॉर्म करती है ओवरसाइट फंक्शंस, यानी वो देखती है कि सब काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, एंड लेज डाउन स्टैंडर्ड्स, और कुछ स्टैंडर्ड भी ले डाउन करती है प्रोफेशनल कंडक्ट के। रिकॉग्नाइज करती है यूनिवर्सिटीज़ जिनकी डिग्री क्वालिफाई होगी कि एनरोल कर सकते हैं आप उससे, है ना, कि यानी कौन कौन सी कॉलेज से, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से, किस किस कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड होगी, वो उसको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है। टिपिकली ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन बार काउंसिल, हर स्टेट की अपनी बार काउंसिल होती है जो रेगुलेट करती है एडमिशन को और रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ एडवोकेट्स, यानी कि कौन कौन एडवोकेट हैं या कौन नहीं है, उनका जो काम है वो हर स्टेट की अपनी अपनी बार काउंसिल करती है। एनरोलमेंट्स विद द स्टेट बार काउंसिल एज एन एडवोकेट रेंडर्स अ लॉयर एलिजिबल टू प्रैक्टिस बिफोर ऑल कोर्ट्स, तो यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल से एनरोल्ड हैं तो आप पूरे भारत में या किसी भी कोर्ट में या किसी भी ट्रिब्यूनल में केस की सुनवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप उत्तराखंड से एडवोकेट हैं तो आप सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही केस लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप दिल्ली, मुंबई या वेस्ट बंगाल किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में आप सुनवाई केस की कर सकते हैं, वहाँ पे अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। द बार एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ 2010 से। In order to be eligible for enrollment, a student should also have completed his studies in one of the institutions recognized by the bar council। तो बार काउंसिल के द्वारा जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको लॉ की डिग्री करनी होगी, उसके बाद आपको बार काउंसिल का एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका अगर आप बार काउंसिल के एग्जाम में सक्सीड हो जाते हैं आपको एनरोल कर दिया जाएगा बार काउंसिल पे, और आप फिर लीगली जो प्रोफेशन है लॉयर का उसको प्ले आउट कर सकते हैं।
द डुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन सॉलिसिटर और अटॉर्नीज। देखिए हमने सुना होगा कि भारत में एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 76 के तहत। अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट होता है वो आर्टिकल 76 के तहत अपॉइंट होता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन्ड नहीं है। वो एक तरह से अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट बना दी गई है। द डुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन सॉलिसिटर्स एंड अटॉर्नीज इन इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। इसको पहले खत्म कर दिया गया 1970 में, बट बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी स्टिल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर पर्सन हु विश टू क्वालिफाई एज सॉलिसिटर। लेकिन अभी भी ऐसे एग्जाम होते हैं कि जो सॉलिसिटर को बनाने के लिए अपॉन द कंप्लीशन ऑफ अ 3 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, तो 3 साल की ट्रेनिंग पीरियड से सॉलिसिटर बनेंगे और 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 2। इसमें बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा कि किस तरह से पूरी लीगल हिस्ट्री हमने देखी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखा ब्रिटिश इंडिया के दौरान। तो ये इसके लास्ट पार्ट था। इसके बाद चैप्टर 3 आएगा। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली के दो वीडियो में मुझे उम्मीद है आपका जो लीगल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम सेव हो और आपको नोट्स बनाने से आप थोड़ा बच जाएँ या आपको नहीं बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम कम है, आपकी प्रिपरेशन अभी इतनी अच्छी से नहीं हो पाई है, तो आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं सीधे। तो अगर आपको इसके नोट्स लेने तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इवैल्यूएट कर लें एग्जाम में जाने से पहले, तो मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसका जस्टिस कीजिए और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कहीं पे भी ज्वाइन कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास आएँ, कहीं भी जाएँ, लेकिन अपनी प्रिपरेशन के साथ जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए अपनी प्रिपरेशन के साथ। और मैं कहूँगा कि आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप मेरे पास भी अपना ज्वाइन करना चाहेंगे टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।